पॉलिटिकल साइंस यानी कक्षा 6 का जो नागरिक शास्त्र होता है, राजनीति विज्ञान होता है, तो उसका पहली इकाई यानी पहली यूनिट है। इस पहले यूनिट में हम विविधता चैप्टर नामक समझेंगे कि इसमें विविधता क्या होती है। एक्चुअली एनसीईआरटी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें बहुत छोटी-छोटी बातें बहुत अच्छे समझाई जाती हैं, बहुत अच्छे उदाहरण के साथ समझाई जाती हैं, जो हमारे आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसमें हम आगे सोच समझ करके इसको पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। तो अध्याय 1 में विविधता चैप्टर है, जिसमें से शुरुआत में कहा गया है कि अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, यानी बच्चों के लिए, जो बच्चे कक्षा 6 में पढ़ते हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है या कोई ऐसा दोस्त है जो बिल्कुल आपकी तरह दिख रहा हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग-अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग-अलग क्षेत्रों में भी जा आते हैं। उनके धर्म, रहन-सहन, खान-पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन की कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन विभिन्नताओं जो होती हैं, ये भिन्नताएं होती हैं, इन्हीं कारण हमारा भारत विविधता है। हमारे भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। अनेकता हमारे जीवन में किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? इनके कुछ उत्तर जानने के लिए हमें इस पूरे चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। इसमें शुरुआत में कहा जा रहा है कि आपकी उम्र यानी आपकी उम्र के 3 बच्चों यानी ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। यानी कहा जा रहा है कि ये जो 3 चित्र आप देख पा रहे हैं, इनको 3 बच्चों ने बनाए हैं और उनमें से क्या कौन-कौन सा अलग है? इनमें का जो खाली और साथ में एक खाली बॉक्स भी दिया गया है, जिसमें आपको ये कहा गया है कि इसमें अपना चित्र बनाना है। तो पढ़ते हैं, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बॉक्स में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य तीनों चित्रों जैसा ही है, या हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना-अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी भिन्नता होती है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान-पान आदि में भी भिन्नता होती है और भिन्नता पाई जाती है। इसके आगे कहा गया है कि इस भिन्नता के लिए था जो कि जनपद के भीड़-भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती का अखबार बेचता हुआ। एक यहाँ पे एक कहानी भी कही गई है, उस कहानी में ये कहा गया है, आगे आप देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता लगाइए या पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों ने जवाब सही दिए एक जैसे थे। जैसे कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने बारे में निम्नलिखित उत्तर दीजिए। बाहर जाते समय पहनना पसंद करता हूँ, ये अपनी पसंद पर निर्भर करता है। मैं अपने घर में मैं किससे बात करती हूँ, ये सब अलग-अलग नज़रिया होता है, अलग-अलग तरीके होते हैं। मेरा पसंदीदा खेल सबके अपने पसंद के हिसाब से अलग-अलग खेल होते हैं। मुझे इसके बारे में किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, जैसे किसी कहानी के बारे में, अदर चीज़ें के पढ़ने में होता है, वैसे ही आपके क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कहा गया है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों ने जो आपको एक साथ एक जैसे हैं। कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं होगा। हालाँकि ऐसा इसलिए ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाब से मिलते-जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएँ बोलते हैं? इन इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। इसी में फिर आगे है कि दोस्ती करना। अब आपको दोस्ती करना है, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है विविधता में कि आप विविधता में दोस्ती कैसे करते हैं। तो क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? एक नीचे कहानी भी दर्शाई गई है। इस कहानी को हम देखते हैं कि मैंने इसे यानी पढ़े और इसके बारे में सोचे। इसमें लिखा गया है कि मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया है। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे लड़के के लिए
लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी में मिले जुले शब्दों में चिल्ला कर सुनाता रहता था। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रहेगा। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? मैंने कहा, यानी उसने अपना उत्तर दिया, बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? क्वेश्चन बच्चा कह रहा है, तभी जवाब आता, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट, इन्हीं को हम सब्जेक्ट कहेंगे हिंदी में, विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा, अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है वह कुछ होता है मैंने शुरू किया ही था कि हरी बत्ती, यानी बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहां पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आप अखबार अब बताइए। मैं आपका अखबार? अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है प्रजा। उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं। उसके जवाब क्या आता है, कभी नहीं। उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वह मेरठ में है और उसके साथ इतनी आवाज के बाद बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? इसके बाद यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी कि मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया, यानी नाम भी मैं। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ? हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो, यानी समीर वन समीर दो के नाम से अपने आप को संबोधित करते हैं। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई, उसने कहा। वह दंगों में बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके नजर ऊपर उठाई। इसके बाद अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। यानी अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। ये कहानी जो ली गई है, यह कोयली सेनगुप्ता की कहानी द लाइफ चेंज्ड पर आधारित है, जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो को हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों
की भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग हैं। जहां समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान हैं। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए बात करें तो समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर के और कपड़े की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क के से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर हैं और ना ही जमीन या पैसे जैसे कि संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी की विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण, इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए यदि बात करें तो यहाँ पे एक कहा गया है कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए हैं, यानी अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई हैं तो आपकी जाति कुम्हार होगी। आप बस वही बन सकती हैं, कोई व्यक्ति आप बस वही बन सकती हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ना अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इसके बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे कि यानी अगले अध्याय में पढ़ेंगे गैर बराबरी क्या है, विविधता हमारे जीवन में कैसे समृद्ध करती है, इसको जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, यहाँ पे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, यानी समीर एक को इंग्लिश ज़्यादा आती है, समीर दो को हिंदी अच्छा बोलता था। ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी, दोस्त होंगे जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। यहीं पर उन्हें होमवर्क भी दिया जाता है बच्चों की, ताकि वो लोग अपनी सूची बनाएं और अपने भारत के अलग अलग प्रांतों में कौन कौन से व्यंजन खाए जाते हैं और अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाई जिनके आप कुछ शब्द भी जानते हैं। इसके आगे देखते हैं कि उनकी भाषा भी सीखी होगी। इसके आगे हम आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी आता होगा या बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो नए नए विचार मिलते हैं वही हम लोगों के लिए आंसर राइटिंग, आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग बोलने में, अच्छे वक्ता बनने में सहायता देते हैं। कहानियाँ लिखते हैं और वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। इसके आगे कहा गया है कि कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे। यानी क्या होता है, काफ़ी लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहते हैं। उन जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। जैसे आप जातक कहानियाँ यदि पढ़ते हैं तो उसमें आपको ऐसे का तथ्य मिलते हैं। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। राजा रानियों के साथ रहे उनके बारे में विशेष बातें लिखी। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए तो स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ
आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी में आपको क्या-क्या मिला होगा। आपने देखा होगा कि कहानीकार या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हों, शायद सिर्फ हम आलू की बात करें सबसे समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप-सीढ़ी खेल ही अपना मनोरंजन करते हों, तो ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएँगे। कल्पना करिए आप। यहीं पर यह भी एक तथ्य कहा गया है कि मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं, जो इस जगह पर रहती हैं, ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए जो आपने भी यहाँ पे ये चीज़ें देखी। क्या आप सोचते हैं कि आपको ऐसी जगह रहने में मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा खलेगी। इससे व्यक्ति के जो बालक होता है, बच्चा होता है, उसके बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, लेखन शैली पहले से मजबूत हो जाती है। इसके आगे जानते हैं हम भारत में विविधता। भारत में विविधता किस प्रकार की है, कैसी है? तो भारत में विविधताओं का देश है। भारत क्या है? विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग-अलग त्योहार मनाते हैं, भिन्न-भिन्न धर्मों को अपनाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है जो 2 अलग तरीके लिखे। यहाँ पे प्रार्थना, जिसको इबादत करना कहते हैं, भक्ति गीत, अदर चीज़ें आपको लिखनी है, शादी करना, अदालत से रजिस्टर दर्ज करना, जैसे भी आपकी मैरिज होती है, सभी भिन्नताओं को यहाँ पे आपको होमवर्क की तरह दे दिया जाता है। कितना बेहतर होता है। इसके बाद नीचे आते हैं। नीचे कहा गया है कि आप निम्न का पालन कीजिए, लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग होते हैं। जितने हम काम करते हैं वो सभी हमारे तरीके अलग होते हैं। तो हम यहाँ पे फिर ये कहा गया कि हम विविधता को समझें कैसे। हम भारत के लोग जितने भी काम करते हैं, बस काम को हम अलग तरीकों से करते हैं, काम तो सिर्फ वही करते हैं। अब एक सबसे अच्छा उदाहरण, यदि शादी करने की बात की जाए तो कुछ लोग कोर्ट मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं। तो ये क्या है, शादी सभी करते हैं, यानी बस उनके करने के तरीके अलग हैं। दक्षिण भारत में शादी अलग तरीके की होती है, उत्तर भारत में अलग तरीके की होती है। ऐसे ही विविधताएं फैली हुई हैं। अब यहाँ पे कहा गया कि हम विविधता को कैसे समझें। विविधता को समझने के लिए करीब 200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के समय भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, तब वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे, क्योंकि पहले युद्ध होते थे, जिसके कारण घर भी छोड़ के काफ़ी दूर जाना पड़ता था। लोग नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था, क्योंकि जैसा हम पहले रहते होते पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण अपने रहन सहन में हमें बदलाव करना पड़ता है। और कुछ चीज़ें वे थे पुराने ठर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा और भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृतियाँ और नई जगह की संस्कृतियों में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुई संस्कृति उभर के सामने आती थी। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि तरह तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों में वहाँ के जीवन में संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह के कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार के लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों के विषय में सामंजस्य बैठाते हैं।
और उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों की कपड़ों और खान-पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे, वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण में से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसे इसलिए कि शहरों के लोग बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं, बल्कि गांव में लोग खुद अनाज उगाते हैं, खुद सब्जियां उगाते हैं। अब आइए जानते हैं भारत के दो भागों इन लद्दाख और केरल। भारत के दो भाग जैसे लद्दाख की बात करें और केरल की बात करें, उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उनके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। आपके यहाँ पे एक इंटेक्शन दिया गया है कि एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ क्या हैं, वहाँ के भोजन क्या हैं, वहाँ का कपड़े व्यवसाय पेशे कैसे हैं और वहाँ के लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं, वहाँ का जलमंडल, वायुमंडल, स्तरमंडल, ये सभी जियोग्राफी वहाँ की कैसे है, ये सभी की सूची बनाइए। इस पर नीचे आते हैं। नीचे फिर इसी का भौगोलिक क्षेत्र को हमें असर पड़ता है। इसके आगे हमें देखना है कि रेगिस्तान होने पर यहाँ मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए, और कुछ ऐसे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। यह काफिले अपने साथ कच्चे मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर जाते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था और साथ ही करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों की इस्लाम धर्म से परिचित हुए थे। इसी बात करते हैं लद्दाख और जम्मू में जो शुरुआत हुआ कि लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान का इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इन क्षेत्रों में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। उस एरिया में क्या है, बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में सालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं, यानी याक वहाँ की जो होते जानवर होता है वो सभी होते हैं। इसके आगे यह भी कहा गया है कि रेगिस्तान होने पर यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि कई घाटियाँ हैं जिससे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचे थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ कच्चे माल, मसाले, रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यह अच्छी खासी संख्या में मुसलमानों का शहर हो गया, यानी काफ़ी संख्या मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ये यहाँ पे हैं ऊन जो बुनी जाती है, पश्मीना शाल की कैसे बुनाई होती है और एक महिला बुन रही है, वह यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। इसके नीचे आते हैं, नीचे केरल की बात कर रहे हैं। तो केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ और दूसरी तरफ पहाड़ियों से
इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षित माना जाता है। सबसे पहले अरबी यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए मुसलमानों के समुदाय की बड़ी इज्जत थी, इसके बारे में वह यहाँ पे बताते हैं। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनावला कहते हैं। अब ये चीनावला शब्द आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब चीन इतिहास या फिर अन्य ऐसे शब्द आ जाते हैं, सांस्कृतिक संबंधी शब्द आ जाते हैं, तो इन शब्दों का यूज किया जा सकता है। चीनावला कहते हैं तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीनी मिट्टी कहते हैं, चीनी चट्टी कहता है, चीना चट्टी कहते हैं, चीनी मिट्टी से बनाया जाता है। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और यहाँ अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया केरल में मनाए जाने वाले त्योहारों में से ओणम त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। एक विशेष आकर्षण में से यहाँ पे एक नाव प्रतियोगिता होती है जिसमें कई सारे लोग एक साथ नाव को खींचते हैं। विजेता को इनाम दिया जाता है और में से एक विजेता घोषित होता है। इसके बाद देखते हैं कि जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की संस्कृति का प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब में आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती संभव बनाई गई, वहीं लद्दाख को विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना और हर एक कदम के साथ अपने सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने के तरीकों धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में अलग अलग समुदाय के लोग के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं से घुल मिल जाते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि हमारे भारत को विविधता में भी एकता का देश माना जाता है। तो इसमें समझते हैं विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी थीं। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों और के लोग शामिल थे, अलग अलग जगह के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल भी गए और अंग्रेज का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं थीं। इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे के चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में वे सब एक थे। यहाँ पे एक अच्छी कविता भी कही गई है, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, खुशियों में अपनी हम पर
आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम। सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली। बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। कुछ जेल में पड़े कुछ कब्र में गड़े, कुछ जेल में पड़े कुछ कब्र में गड़े। दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल ना जाना। यह पूरी तरह से राष्ट्रीयता एकता का से ओत-प्रोत कर देती है। इसे भारतीय जननाट्य संघ इप्टा से लिया गया है। इसके नीचे देखते हैं कि हमारे देश में आज़ादी के दौर पर कैसे किस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस पर जो हमें आज़ादी मिल गई, स्वतंत्र हो गए थे, उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। कितने लोग किस प्रकार से सुन रहे हैं। और यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी। इस बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे महिला पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत से लोगों की जानें गईं, उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे के सारे भारत में लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधताओं को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। इसी पर हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में रखिए। ये होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है। इस बात अभ्यास होता है कि इसमें अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। कौन से त्योहार सभी समुदाय में मनाए जाते हैं, साथ ही अपने विचारों से भारत की समृद्धि का विविध विरासत आपके लिए कैसे बेहतर बनती है। साथ ही ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो अपनी बौद्धिक क्षमता के अकॉर्डिंग लिखने पड़ते हैं, बताना पड़ता है। साथ ही लिखावट में अंडरस्टैंडिंग आती है।